वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये भी हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ देख रहे हैं, उस पढ़ रहे हैं। और वन बाय वन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो लास्ट थ्री हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तीन ऐसे हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। और जो फ्यूचर का एक टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये हो सकता है कन्वर्ट, लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये अभी चल रहा है फ्यूचर की। इससे पहले हमने प्रेजेंट की जो तीन टेंसेस हैं वो पढ़े हमने: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद हमने पढ़े पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले बेहतर है कि आप एक दफ़ा रूल्स देख लें। रूल्स की अलग से वीडियो है जिसमें बेसिक्स रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंडीशंस क्या हैं, कैसे चेंज होता है क्या ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ये सारी डिटेल्स हमने रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिस्कस की। उससे पहले सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया, उसकी वीडियोस भी पड़ी हैं, चैनल्स पर मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपके टेंसेस जब क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि 50 to 70% तक आपके टेंसेस क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि टेंस आपको आते होंगे या आप क्लियर होंगे तो ही आप उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि बेसिक्स जो टेंस है ना, तो वो आप वहाँ से देख लें, उसके बाद रूल्स देखें, उसके बाद कंसर्न वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको तकरीबन 80 to 90% तक समझ आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस से बाकी 10 to 20% प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। जब एग्जांपल्स की हम सीरीज़ देखें, इसकी एक अलग से एग्जांपल्स की सीरीज़ बनाएंगे ताकि वो आपको मज़ीद समझ आ जाए कि कैसे सेंटेंसेस, क्योंकि जो सेंटेंसेस या एग्जांपल्स या प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपके माइंड से, आपके सामने से गुजरेंगे, आप पढ़ेंगे, तो वो जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग, माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। सो प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सके, रीडिंग करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके और इन फ्यूचर आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सके। तो आज का लेक्चर, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कोई भी टेंस, या अगर हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं तो ये वॉइस क्या है चीज़। एक्टिव और पैसिव तो चल जाता है कि वो एक्टिव है वो पैसिव है, तो ये वॉइस क्या चीज़ है। वॉइस की डेफिनेशन इंग्लिश में कुछ इस तरह है कि वर्ब्स का जो एक्शन है ना, उसका सब्जेक्ट के साथ जो ताल्लुक़ है उसको वॉइस बोलते हैं। कि जो वर्ब का एक्शन है उसका ताल्लुक़ किस तरह का है सब्जेक्ट के साथ। बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक वो जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। और दूसरा वो जिसमें सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है एक्शन, ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन मीन वर्क इज़ बीइंग डन ऑन सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इस तरह होगा। एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़ेल मारूफ भी बोलते हैं। फ़िक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, मीन वही डूअर ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जांपल, अली राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस को उर्दू में फ़ेल मजहूल भी कहते हैं। ये इसलिए उर्दू में दिया ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि उर्दू में इसके मीनिंग क्या है, एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं और पैसिव वॉइस को। फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है, एक्टिव वॉइस में करने का जिक्र होता है और पैसिव वॉइस में होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट पर काम होता है। फॉर एग्जांपल, अली अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। तो इस तरह ये दो तरह का रिलेशन होता है, ठीक हो गया। ये फ़िक्रों की पहचान किस तरह होती है।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रीड कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें रीड कर रहे हैं जैसे बुक वगैरह या कोई कोर्स की किताब रीड कर रहे हैं, सो जब कभी भी आपके पास सेंटेंस आता है और आपको पता चलता है ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, या अगर आपको फ़र्क महसूस करना हो, फ़र्क निकालना हो कि इनमें डिफरेंशिएट करना हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस या कि एक्टिव वॉइस, सो इसके लिए ये एक टिप है, ये एक ट्रिक है कि इंग्लिश के फिगर में एक बी यानी एक वर्ब भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बी उसकी तो अमूमी तौर पर 8 तकरीबन है फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, 8, बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग, ये 8। जब कभी भी ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो, इन 8 में से कोई एक फॉर्म और उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की हो, तो आप उसको आराम से कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इन 8 फॉर्म्स के साथ, इन 8 फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो सेंटेंस में और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। चलो ये तरीका देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है, नॉर्मल सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं, उनमें यही तरीका था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, शेल विल का इस्तेमाल, शेल और विल का इस्तेमाल, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हुए जो सब्जेक्ट है, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तरीका इस तरह हो जाएगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे एज ए जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। उसके बाद शैल बी या विल बी, वो इस सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है उसके मुताबिक शैल बी या विल बी, वो हमें पता है आई वुई के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है, तो शैल बी या विल बी लगेगा। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। उसके बाद बाय एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पैसिव वॉइस में एज ए ऑब्जेक्ट डील करेगा, एक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो ये मेन चीज़ है कि यहाँ पे कन्वर्जन के उसकी सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा इसमें, ठीक होगा। ये मेन है इसकी जो तब्दीली होती है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। इन वीडियोस में जो हम टेंसेस की 1 बाय 1 देख रहे हैं पैसिव वॉइस की, इसमें 4 से 5 एग्जांपल्स हमने देखी हैं, 4 से 5 एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। मज़ीद एग्जांपल्स के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स होंगी ताकि आप वो रीड करें, सुने और देखें और आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा जी, पहले एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल राइट एन एसे, वो एक ख़त लिखेगा, सॉरी वो एक मजमून लिखेगा, ठीक है, ये तो सिंपल टेंस हो गया। अब ये एन एसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम करेगा और ये विल भी इस सब्जेक्ट के हिसाब से यानी एन एसे के हिसाब से ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, इस हिसाब से विल भी आएगा। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, बाय के बाद प्रोनाउन का, अगर प्रोनाउन हो तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्टिव केस होता था, तो ये ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, ये सारे केसेस प्रोनाउन की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह है, एन एसे विल बी रिटन बाय हिम, तो ये सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आपको टेंसेस आते होंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई विल सब्जेक्ट द पेपर्स टुमारो, आई विल सबमिट द पेपर्स टुमारो, इसका इस तरह आएगा, द पेपर्स विल बी सबमिटेड टुमारो, टुमारो लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। द पेपर्स विल बी सबमिटेड टुमारो, ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं द पेपर्स विल बी सबमिटेड बाय मी टुमारो, या टुमारो बाय मी, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जी आई शैल बाय बुक्स, ठीक हो गया। आई के साथ शैल ही आता है, यहाँ आप विल भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके एक ट्रिक है कि शेल और वेल जब ये उल्ट यूज़ हों, फॉर एग्जांपल आई के साथ तो नॉर्मली शेल यूज़ होता है, लेकिन अगर आप विल लिखेंगे तो इसका मतलब होगा सेंटेंस पे आप जोर दे रहे हैं कि मैं ज़रूर ये काम करूँगा, ठीक है। तो ये ज़रूर कंपल्सरी का सेंस देने के लिए आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रिक आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है जी आई शैल बाय बुक्स, बुक्स विल बी बॉट बाय मी। ऑब्जेक्टिव केस आ गया क्योंकि बुक्स हैं, यहाँ पे आई के अलावा वही के पास अलावा बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा, तो ये सब के साथ विल ही इस्तेमाल हो रहा है। दे कैंसल द मैच, वो मैच कैंसिल करेंगे, मुलतवी करेंगे। द मैच विल बी कैंसल्ड बाय दैम, थर्ड फॉर्म इसकी पोसेसिव के ऑब्जेक्टिव केस आ गया, देगा दम, और द मैच विल बी ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नॉर्मली हमने ये किया कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आएगा, फिर नेगेटिव है नॉट आएगा, फिर उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल एक्टिव वाइज सेंटेंसेस का तरीका था नेगेटिव बनाने का। अब पैसिव वाइज कैसे बनेंगे, वही सेम कि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके एज ए सब्जेक्ट एक्ट करेगा, फिर उसके बाद शैल नॉट बी आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली शैल बी यहाँ पे यूज़ हो रही है इस सेंटेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी यूज़ हो रहा है। तो नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए कि ये कैसे कन्वर्ट होगा नेगेटिव। पहले एग्जांपल देखते हैं, ही विल नॉट कवर हिज हेड, अपना जो सर है वो उसको कवर नहीं करेगा। हिज हेड यहाँ पे हिज हेड ये ऑब्जेक्ट है तो हिज हेड यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल नॉट बी, ठीक होगा। फिर कवर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा। हिज हेड विल नॉट बी कवर्ड बाय हिम, ठीक होगा। इस तरह कन्वर्ट होगा ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट एक्ट करेगा, और हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से होगी जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट है वो शैल नॉट रिसीव लेटर्स, हम खतूत वसूल नहीं करेंगे। लेटर्स विल नॉट बी रिसीव्ड बाय अस, ये लेटर्स है, आई वो यहाँ पे होता है एज ए सब्जेक्ट तो फिर शैल लगता है, अदरवाइज विल नॉट भी सबके साथ लगेगा। फिर रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, फिर बाय अस, ये वही यहाँ का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के हिसाब से लगा है, यहाँ पे सब्जेक्ट लेटर है वही नहीं है, ठीक है ना। वो अस जो है वो ऑब्जेक्ट है, सही है। नेक्स्ट है जी ही विल नॉट गिव मी अ फ्लावर, वो मुझे फूल नहीं देगा। तो यहाँ पे जो मी है उसका ऑब्जेक्टिव केस था, यानी ये ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आके आई हो गया, मीन उसका सब्जेक्टिव केस आ गया प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आ गया आई शैल नॉट बी, आई के साथ शैल नॉट लगता है, शैल लगता है तो शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गिवन, फिर आप फ्लावर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय हिम ही का हिम हो गया। सो इस तरह कन्वर्ट हुआ, आई शैल नॉट बी गिवन अ फ्लावर बाय हिम। नेक्स्ट है जी ही विल नॉट सेलेक्ट मी टुडे, वो मुझे आज सेलेक्ट नहीं करेंगे। मी का आई आ गया, आई शैल नॉट बी सेलेक्टेड बाय हिम टुडे, ठीक है ना। हिम ही का आ गया सेलेक्ट थर्ड फॉर्म, बाय टुडे लास्ट पे आ गया। सो ये इसका नेगेटिव बनाने का तरीका। आप देखते हैं कि इसके इंटरोगेटिव बनाने हों तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक हो गया।
नॉर्मल हम जो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बनाते थे नॉर्मल, वो इस तरह था कि शैल विल जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, शैल विल, शैल या विल स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव साइन। अब अगर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम तरीका उसी तरह ही, शैल या विल जो इसका हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड है, अगर एक ही है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, बिगनिंग, इन द बिगनिंग। अदरवाइज़ अगर दो होंगे तो पहला वर्ड आएगा, ठीक है। शैल या विल आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। फिर बी उसका दूसरा हिस्सा आ गया, शैल बी है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल बी यूज़ हो रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरह बाय, वही सेम स्ट्रक्चर सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव साइन, ये लाजमी लगाना है, ये ज़रूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ी समझ आ जाए कैसे है, बाकी आप अपनी ऑन प्रैक्टिस करेंगे जब, तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहला जी, विल दे लाफ एट अस, क्या वो हम पे हंसेंगे? इसका ये बनेगा अस है तो इसका सब्जेक्टिव केस वही है, ठीक है। तो वही के साथ शैल लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। तो ये सेंटेंस इस तरह कन्वर्ट होगा, शैल वी बी लाफ्ड एट बाय हिम बाय देम, ठीक है। ये एट इसका हिस्सा है, ठीक है ना, ये वर्ब का हिस्सा है एट, ठीक है ना। तो ये चेंज नहीं होगी, ये वर्ब के साथ ही लगेगी। तो इस तरह कन्वर्ट होगा, शैल वी बी लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है ना। क्या वो मुझ पे हंसेंगे? इसका ये और पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट है जी, हु विल बाय बुक्स। हु WH फैमिली से है, तो यहाँ पे हु को कन्वर्ट करते हैं बाय होम के साथ, ठीक है। पैसिव वॉइस में बाय होम के साथ कन्वर्ट करते हैं, और बाय होम मोस्टली स्टार्ट पे ही आता है, ठीक है। तो बुक्स है, बुक्स के साथ विल आ गया, ठीक है। तो बी आ गया नेक्स्ट, और बॉट और बाय होम तो स्टार्ट में आ गया। तो ये हु विल बाय बुक्स, इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे? बाय होम विल बुक्स बी बॉट, ठीक है ना, किससे ख़रीदी जाएंगी? तो बाय होम, हु के साथ बाय होम, बाकी जो WH फैमिली वाले हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। और इनको अगर WH फैमिली वाले निकाल लें तो बाकी सेंटेंस जो होता है वो सेम स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव साइन का, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, जस्ट ये स्टार्ट में आपने WH फैमिली वाले वर्ड्स लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क वाले। नेक्स्ट है जी, विल दे कॉल यू सून, क्या वो आपको जल्दी कॉल करेंगे? तो यू, यहाँ पे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम यू ही है, ठीक है। विल यू बी कॉल्ड सून बाय देम, ठीक है। थर्ड फॉर्म सून तो उसके साथ आ गया, तो सून यहाँ पे आप साथ लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। और बाय देम आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया बाय के बाद। नेक्स्ट है जी, विल यू फायर हर फ्रॉम द जॉब, क्या तुम उसे जॉब से फारिग कर दोगे या निकाल दोगे? तो यहाँ पे हर था ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे शी उसका सब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक हो गया। फ्रॉम द जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए साथ ही लगेगा। फिर उसके बाद बाय यू, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, विल शी बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब बाय यू। सो ये इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और हम जब मज़ीद वीडियोस अपलोड करेंगे, बनाएंगे आप लोगों के लिए एग्जांपल्स या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपके लिए और मज़ीद समझ क्लियर होते जाएगा आपके पॉइंट्स, ठीक होगा। तो आप वही जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए परफेक्शन आएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।